हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भारत आज आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ को मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक अभिभाषण दिया जाता है। उसी अभिभाषण को संदर्भ में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य से जो उन्होंने इसी भाषण में दिया है कि चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपके अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले चले युवा हमारे, नीति सही रीति नई, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का मान। इसी के साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण का शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अभिभाषण को दिया है। जैसे, मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब बहुत सारे लोगों का अभिप्राय है। जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में नंबर 1 पर हैं। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश, ये मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों की आज़ादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू जी के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह का मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आज़ादी में अपना योगदान ना दिया हो। मैं आज देश की आज़ादी की जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दी है, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के रुचि तुल्य प्रेरिता श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शती का वर्ष पवित्र अवसर है जो पूरा देश बड़े धूमधाम से मनाने वाला है। तो इसमें कौन कौन से की जयंती मनाने का कहा है? पहला कहा है श्री अरविंदो की 150वीं जयंती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 150वीं जयंती और रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का ये पावन पर्व है। इस बार हम 26 जनवरी मनाएंगे, वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। तो गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ कौन सी होगी? जो अभी 26 जनवरी को मनाया जाएगा। अनेक प्रकार से अनेक अवसर, अनेक संभावनाएं, राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरणा, पल पल नई चेतना, पल पल सपने, पल पल संकल्प, शायद इससे सब बड़ा कोई अवसर ही नहीं हो सकता। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया, मैं उन सभी परिवारजन के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और राज्य केंद्र सरकार मिलकर उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त हो करके फिर से तेजी गति से आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाई रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उन समस्याओं के लिए समाधान भरपूर प्रयास कर रही है और करती रहेगी। यह मणिपुर के संदर्भ में। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नज़र करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़कर के जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक चलता रहता है। और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है कि 1000 से 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ, एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पर आकर सवार हो गया।
कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ती रहती है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आज़ादी की लौ को जलानाता न रखा हो, बलिदान की परंपरा ना बनाई हो। माँ भारती बेड़ियाँ से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी और देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आज़ादी के सपने को लेकर ना जीता हो। आज़ादी को पाने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार होने वाली एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष हमारी देश की आज़ादी को, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। जनचेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन जन के अंदर एक नई विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आज़ाद हुआ। हर साल 1000 साल गुलामी में सजोए हुए सपने देशवासियों ने पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृतकाल में यह अमृतकाल का पहला पर्व है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम माँ भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो हम कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली हैं। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित करके एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत में माँ 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी हैं। माँ भारती जागृत हो चुकी हैं और मैं साफ देख रहा हूँ दोस्तों, यही कालखंड है पिछले 9 से 10 साल हमने अनुभव किया है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, एक नया विश्वास, एक नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो विश्व को उनमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हैं और वर्तमान कालखंड में गढ़ी हैं। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है और आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में वहाँ देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है और भारत की यौवन तरफ ऊर्जावान होकर बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये भारत माँ की गोद में है। ये मेरे देश में है और 30 साल से कम उम्र के नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने हो, कोटि कोटि संकल्प हो। तो भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इस इच्छित परिणाम प्राप्त करके सह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है, ये सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल पुरानी और आने वाली 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए हमें ना रुकना है, ना दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए, हमें फिर एक बार ये बात मान कर चलें कि हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश के बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूँगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी नसीब से होता है जो आपके नसीब हुआ है। और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है,
युवा शक्ति में मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां और हमारी रीतियां भी उन युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप्स इकोनॉमी सिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के कि भारत की इस ताकत को देख करके आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आने वाले युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है और अब तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था। बाली में दुनिया के समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश भी उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए और उसकी बारीकियों को जानने के लिए इच्छुक थे। हर कोई इसका सवाल पूछता था कि जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है ना तो वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक सीमित रहा है। भारत जो कमाल कर रहा है, मैंने टियर 2, टियर 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य गढ़ रहे हैं। छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूँ कि देश का ये सामर्थ्य नया नजर आ रहा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं। ये हमारे छोटे छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है। वो सामर्थ्य उनके अंदर है। नए ऐप, नए सॉल्यूशन, नई टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस। अब खेलों की दुनिया देखिए, कौन बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों से निकले हुए बच्चे आज खेलों की दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रहे हैं। अब देखिए, मेरे देश के 100 स्कूल ऐसे हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों के गर्भाधान कर रही हैं। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों की साइंस और टेक्नोलॉजी की राह को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज़्यादा अवसर आपको देने का सामर्थ्य रखता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से मेरे देश की माताओं बहनों, मेरे देश की बेटियों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। देश आज जहाँ पहुँचा है उसमें विशेष शक्ति जुड़ रही है मेरी माताओं बहनों की सामर्थ्य की। आज देश की प्रगति की राह पर चल रहा है तो मैंने मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही का परिश्रम है। देश आज कृषि में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे देश के मजदूरों, मेरे श्रमिकों का, मेरे परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि समूहों को आज मैं नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है लाल किले की प्राचीर से मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका अभिवादन करूं और यह मेरे परिवारजन 140 करोड़ देशवासी मेरे इन श्रमिकों, रेहड़ी पटली वालों को, फूल सब्जी बेचने वालों का सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश की प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बड़ी बड़ी भूमिका बढ़ती है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटी हो, गुरुकुल हो, हर कोई माँ भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा हुआ है। मेरे प्यारे परिवारजनों, राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमारी चिंताओं से मुक्त कर रहा है और आज वो राष्ट्रीय चेतना यह सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास, विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। यह विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे हैं उसका है। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, यह बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली हैं और यह विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्य को ले करके चलने चाहिए। आज देश में G20 की मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है और पिछले 1 साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए, उसने देश के सामान्य मानवीय के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया।
भारत की विविधता का परिचय कराया। भारत की डाइवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के करीब आकर्षण बढ़ा है। भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी है। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी वो भारत का गौरव कर रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक ऐसे नए सिरे से सोचने लगी है और मैं विश्वास से देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियो पॉलिटिकल इनोवेशन यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियो पॉलिटिक्स इक्वेशन की सारी व्याख्याएं बदल रही हैं, परिभाषाएं बदल रही हैं और मेरे प्यारे परिवारजनों, आप गौरव करेंगे बदलते हुए विश्व को सेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आपका निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया है, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा। जब दुनिया की सप्लाई चेन तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, उस समय भी हमने कहा था कि विश्व का विकास देखना है तो वो मानव केंद्रित होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं से भरा होना चाहिए और तब जा कर के समस्याओं का सभी समाधान निकालेंगे। और कोविड ने हमें सिखाया कि हमें मजबूर किया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्धि, विरासत आज दुनिया की एक अवसर बन रही है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी में मैं पक्के विश्वास से कहता हूं कि आज जो भारत में परिस्थिति पैदा हुई है, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया की स्थिरता की गारंटी ले करके आया है। दोस्तों, अब ना हमारे मन में, ना 140 करोड़ मेरे परिवारजन के मन में और ना ही दुनिया के मन में कोई इप्स है और ना कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब देश हमारे पाले में है, हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। भारत में मैं मेरे देशवासियों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि मेरे देशवासियों में एक नीर विवेक का सामर्थ्य है, समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है और इसलिए 2014 में ऐसे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव की बात तय किया कि देश को आगे ले जाना चाहिए तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई है। और 3 दशकों तक जो अनिश्चितता का काल था, जो अस्थिरता का काल था, जो राजनीतिक मजबूरियों ने जब देश को जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति मिली है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के पास आज ऐसी सरकार है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई, जनता की भलाई के लिए लगा रही है। और मेरी सरकार मेरे देशवासियों का मान एक बात से जुड़ा हुआ है, हमारे हर निर्णय, हमारी हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई। मैं कहता हूँ 2014-2019 में आपने एक सरकार का फॉर्म की तो मोदी ने रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी की रिफॉर्म करने की हिम्मत आई और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरी ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे हाथ पैर, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने ट्रांसफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनार्दन जुड़ गई तो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहे हैं और हमारी सोच देश की उस ताकत को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाला है। दुनिया को युवा शक्ति की ज़रूरत है, युवा स्किल की ज़रूरत है। हमने अलग स्किल मिलिट्री बनाई है, स्किल मिनिस्ट्री बनाई है, वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरा करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने का भी सामर्थ्य रखेगी। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, मंत्रालय की बनाने की रचना की, वो भी मंत्रालय की रचना
को भी अगर वो एनालिसिस करेगा ना, तो इस सरकार के मन मस्तिष्क को बड़े ढंग से आप समझ पाएंगे। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का पानी पहुँचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हों, उस पर हम बल दे रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है, होलिस्टिक हेल्थ केयर से ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है, और अगर हम भी हमारी इस सामर्थ्य को नकार देते गए तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझ में आया। मत्स्य पालन हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है। इसलिए हमें अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए हैं उनको हम साथ दें। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसमें आधुनिकता लाने के लिए और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया। वो हमारी सरकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहाँ सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र के विकास के योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बन करके उसमें वो योगदान दे सके। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे भाई परिवारजनों, जब हम 2014 में आए थे तो हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है। हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे। लाखों करोड़ों के घोटाले अर्थव्यवस्था का डवाडोल कर रहे थे। गवर्नेंस फ्रेगल्स फाइल में देश की पहचान होने लगी थी। लीकेज को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। हमने गरीब कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करने का प्रयास किया, और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं भरती, देश का सामर्थ्य भी बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम कैसा आता है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूँ। आंकड़े देखकर कि आपको लगेगा कि इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्य को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में ये 100 लाख करोड़ तक पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च गरीबों को घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया के बैग दुनिया के कुछ बाजारों में कोई 3,000 में बिकते हैं, वो यूरिया के बैग मेरे किसानों को 300 रुपये में मिले। इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज़्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है। ऐसा नहीं, हर कारोबारी ने 1 या 2 लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिकों ने किया। MSMEs को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचाए, मेरे निवृत्त सेना के नायकों से जेब में, उनका परिवार में पहुंचाए। सभी कैटेगरी में मैंने तो कुछ ही गिनाए हैं, मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन के विकास में के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए है, इसलिए हमने काम किया है।
इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे एक कार्यकाल में 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीब की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं हो सकता। और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाओं ने उन्हें मदद की। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपए रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया। आने वाले दिनों में आने वाले विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम आगे लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13 से 15,000 करोड़ रुपया से जो आप परंपरागत कौशल्य में रहने वाले लोग, जो औजार से अपने हाथ से काम करने वाले वर्ग, ज़्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुधार हो, हमारे सुनार हो, हमारे राजमिस्त्री हों, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हों, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हों, ऐसे लोगों को नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13 से 15,000 करोड़ रुपए में उनका शुभारंभ करेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। हमने आयुष्मान भारत योजना, ताकि गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से मुसीबत होती थी उससे मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन से अच्छे हॉस्पिटल में हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन देश में कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40,000 करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया। जनौषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए तो 2-3 हज़ार का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया और 20 रुपये में दी। और आज देश के 1,000 जन औषधि केंद्रों से इन बीमारी में जिनको दवाई की ज़रूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा। और ये ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उनकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना के लेकर समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आगे वाले दिनों में काम करने वाले हैं। जब देश में गरीबी कम होती है तब देश के मध्यम वर्गीय वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल में मोदी की गारंटी है कि देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपनी जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। आज तो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग वो एक प्रकार से मध्यम वर्गीय ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तो कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटर कनेक्टेड हमारा अर्थ है, ये चक्र है जहाँ हम उसको बल देकर आगे चलना चाहते हैं। शहर के अंदर जो कमज़ोर लोग रहते हैं, बिना बात की जो मुसीबत रहती है, मध्यम वर्गीय परिवार अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं। हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चौल में रहते हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से लोन मिलेगा। उसके ब्याज के अंदर राहत देकर लाखों रुपए की मदद करने का हमने निर्णय लिया है। मेरे मध्यम वर्गीय परिवार को 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्गीय वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, अब दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा पर खर्च हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है, युद्ध ने फिर से एक नई मुसीबत पैदा की है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच कर रखा है। हम भी पूरी दुनिया में जिस सामान की ज़रूरत होती है लाते हैं, हमें सामान तो इम्पोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो हम इस पूरी दुनिया को महंगाई ने
जकड़ कर रखा है। लेकिन मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीज़ें अच्छी हैं, इतनी बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई का बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठाकर रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है। आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पर काम हो रहा है। देश की स्पेस में क्षमता बढ़ रही है, तो देश की डीप सी मिशन में सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रहे हैं, तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही हैं, तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रही है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है। क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश काम कर रहा है। नैनो यूरिया, नानो डेप, उस पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है, तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करना चाह रहे हैं। हम दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांगजनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की नज़र में चल रहा है। और जब मैं कहता हूँ कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसके उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों मैं शिलान्यास कर रहा हूँ, ना कि आप लिख करके रखिए कि उसके उद्घाटन भी आप सपने में मेरे नसीब में ही छोड़ हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुख खाए सोचना, ये हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज़्यादा, संकल्प से भी ज़्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लिया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। करीब 50 से 55,000 अमृत सरोवर की परिकल्पना की गई थी, लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का काम हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति, जल शक्ति की यह ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में काम आने वाली है। 18,000 गाँवों तक बिजली पहुँचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट के समय के पहले पूरी शक्ति से पूरा करेंगे। और जब भारत ठान लेता है तो उससे पूरा करके रहता है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया जब हमें पूछती है कि 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती हैं। इतना बड़ा काम यह मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारे हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया। दुनिया में सबसे तेज़ गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था, वह 2021-22 में उसका पूरा कर लिया है। हमने एथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर लिया है। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात कही थी, वो भी समय से पहले $500 बिलियन से ज़्यादा कर लिया है। हमने तय किया कि जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी, देश में नई संसद बने। पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था। नई संसद के लिए यह मोदी है, समय से पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। यह नया भारत है और यह आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। यह संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए यह भारत ना रुकता है और ना भारत थकता है। यह भारत ना हाँफता है और ना ही भारत हारता है। और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति भरी है, हमारी सामरिक शक्ति को नई ताकत मिली है, हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई हैं और मेरे सीमा पर बैठे हुए जवान, मेरे परिवार जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस में आज़ादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी हो, युद्ध योग्य बने,
हैं, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम करना आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे कि यहाँ बम धमाका हुआ, वहाँ बम धमाका हुआ। हर जगह पर लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है। जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसके लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों की जो मौत होती थी वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना हुआ है प्रगति की हर चीज में। लेकिन जब 2047 जब हम विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं जो 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों को पार करके निकले हैं, उनमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटेलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र का सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आँच ना आए, ना ऐसी मेरी भाषा होगी, ना ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरे तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सब में एकता की भावना के साथ विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी, एकता के भाव के साथ विविधता से भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूँ, अगर 2047 में हमने भारत देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के एक मंत्र को जीना होगा और हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में 2014 में कहा था कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी हर सर्विसेज तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्दों की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होंगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होंगी। इस श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। तीसरी बात है कि देश में आगे बढ़ने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाले, और वो है वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कहता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट हैं तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, नून मिशन की बात हो, मेरी वुमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रही हैं। आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर आज के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए वुमेन लेड डेवलपमेंट, और जब G20 में मेरे वुमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है, और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहा है। उसी प्रकार से भारत विविधताओं का भरा देश है। असंतुलित विकास के हम शिकार रहे हैं। मेरा पराया के कारण हमारे देश के कुछ हिस्से उसके शिकार रहे। अब हमें रीजनल एस्पिरेशन को संतुलित विकास को बढ़ावा बल देना है, और रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर उस भावना को हमें सम्मान देते हुए, जैसे हमारी भारत माँ का कोई, हमारे शरीर का कोई अंग अगर अविकसित रहे तो हमारा शरीर विकसित नहीं माना जाएगा, हमारा शरीर कोई अंग दुर्बल रहे तो हमारा स्वस्थ नहीं माना जाएगा। वैसे ही मेरी भारत माता, उसका कोई एक भूभाग भी, समाज का कोई तबका भी अगर दुर्बल रहे तो मेरी भारत माता समर्थ है, स्वस्थ है, ऐसा सोच कर के हम नहीं बैठ सकते। और इसलिए रीजनल एस्पिरेशन को हमें एड्रेस करने की आवश्यकता है, और इसलिए हम समाज के सर्वांगीण विकास हो, सर्वपक्षीय विकास हो, भूभाग के हर क्षेत्र को उसकी अपनी ताकत को खिलने का अवसर मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है। भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, परिधान अनेक हैं, विविधताएं बहुत हैं। हमने बहुत उन सारों पर आधार को आगे बढ़ाना है। जब मैं एकता की बात करता हूँ तब अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र को होती है, अगर बाढ़ असम में आती है तो बेचैन केरल हो जाता है।
हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, हम एक अंगदान के भाव को अनुभूति करते हैं। मेरे देश की बेटियों पर जुल्म ना हो, ये हमारा सामाजिक भी दायित्व है, ये हमारा पारिवारिक दायित्व भी है और ये देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज हम अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाही होती है तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे देश में हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं तो मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था तो वहाँ एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहाँ बेटियाँ साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज़्यादा बेटियाँ आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियाँ ही ले रही हैं और उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का दिख रहा है। आज 10 करोड़ महिलाएं वुमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई हैं। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेंगी, आपको आंगनवाड़ी दीदी मिलेंगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेंगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए नया विकल्प भेजा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे गाँव की महिलाओं का सामर्थ्य देखता हूँ और मैं नई योजना सोच रहा हूँ। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे। ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयर करने की हम ट्रेनिंग देंगे। हजारों ऐसे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हों। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन उड़ान का अब आरंभ कर रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। हाईवेज हों, रेलवे हों, एयरवेज हों, आईवेज हों, इंफॉर्मेशन वेज हों, वाटरवे हों, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम ना करता हो। पिछले 9 वर्षों में तटीय क्षेत्रों, हमने आदिवासी क्षेत्रों, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में विकास को बहुत बल दिया है। हमने पर्वतमाला, भारतमाला ऐसी योजनाओं के द्वारा समाज के उस वर्ग को हमने बल दिया है। हमने गैस की पाइपलाइन से हमारे पूर्वी भारत को जोड़ने का काम किया है। हमने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है, हमारे डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाई हैं ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें। हमने मातृभाषा पर पढ़ाने में बदल दिया है, मातृभाषा में वो पढ़ाई कर सके उनकी दिशा में और उनकी उस दिशा में। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो जजमेंट देंगे उसका ऑपरेटिव पार्ट होगा, वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्म्य आज बढ़ रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने विब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया और विब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक के लिए कहा जाता था कि देश के आखिरी गांव। हमने उस पूरी सोच को बदला है, वो देश का आखिरी गांव नहीं है। सीमा पर जो नज़र आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। अगर सूरज उगता है पूर्व में तो उस तरफ के गांव में पहली सूरज की किरण आती है, अगर सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव में आखिरी किरण का उसका लाभ मिलता है। ये मेरे पहले गांव है और मुझे खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। पहली बार तो इतनी टूक तक आए हैं नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ जुड़ने के लिए। हमने संतुलित विकास के लिए एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन ब्लॉक की कल्पना की। आज के सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे आकांक्षित जिले, हमारे आकांक्षित ब्लॉक अवश्य आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा था कि भारत के चरित्र की चर्चा कर रहा था तो मैंने पहले कहा था कि भारत की एकता, दूसरा कहा था भारत की श्रेष्ठता की तरफ बल दें, तीसरा कहा था वुमेन डेवलपमेंट की जो मैंने बात कही थी। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जैसे रीजनल एस्पिरेशन, मेरी चौथी बात थी। 5वीं महत्व बात है कि भारत ने अब उस दिशा में जाना
बनाना है तो वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र। विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए। हमने देश को इतना मजबूत बनाना है कि विश्व मंगल के लिए भी अपनी भूमिका अदा करे। और आज कोरोना के बाद मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश दुनिया की मदद कर रहा है, उसका परिणाम है आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में है, विश्व के अटूट साथी के रूप में है। आज मेरे देश की पहचान बनी है। हम विश्व मंगल की बात करते हैं। जब भारत का मूलभूत विचार है तो उस विचार को हम आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई चुने हुए गणराज्य प्रतिनिधि भी हमारे 15 अगस्त के इस अवसर में हमारे बीच में मौजूद हैं। भारत की सोच कैसी है, हम विश्व के मंगल की बात तो कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं कि हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा और दुनिया उस दर्शन को लेकर हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी एक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है। आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा एक अप्रोच होना चाहिए। वन अर्थ वन हेल्थ समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को, पशु को, पौधों को बीमारी के समय से सम्मान से एड्रेस किया जाए। तब जाकर के हम करेंगे कि हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। इस सोच को लेकर हम चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट्स को लेकर के दुनिया जो संकट जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है। लाइव मिशन लॉन्च किया, लाइफ स्टाइल्स फॉर इन्वायरमेंट। हमने दुनिया के सामने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमने बायोडाइवर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलायंस की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया। हमने प्राकृतिक आपदा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है उसके लिए दूरगामी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है और इसलिए कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एक समाधान के रूप में दुनिया को दिया। विश्व आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है और तब दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया जो वैश्विक समुद्री शांति की गारंटी बन सकता है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बल देते हुए WHO का एक ग्लोबल लेवल सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है। हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व की स्वस्थता की दिशा में काम किया है और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नींव डाल रहा है और इस मजबूत नींव को बढ़ाना हम सबका काम है और हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, सबके सपने अनेक हैं, संकल्प साफ है, नीतियाँ स्पष्ट हैं, नियत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को हमने स्वीकार करना पड़ेगा। उसके समाधान के लिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लाल किले में आपकी मदद मांगने आया हूँ। मैं लाल किले से आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ क्योंकि पिछले सालों में मेरे देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आज गंभीरतापूर्ण उन चीज़ों को हमें लेना होगा। आज़ादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें नहीं रुकना है, न ही पीछे हटना है और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता से पहली मजबूती होती है। हमें उस मजबूती को जितना ज़्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, यह हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी और यह जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो दोस्त क्यों ना फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है कि साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बनकर रहेगा। और मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूँ, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूँ और सबसे ज़्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूँ, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूँ। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ भी कृतियाँ पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई हैं जो हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई हैं जो कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, सपनों को पार करना है, तो हमें यह आंख में चोली बंद करके आंख से आंख मिला करके 3 बुराइयां लड़ना बहुत समय की मांग है।
हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार में ने दीमक की तरह देश की सारी अर्थव्यवस्थाओं में देश के सारे सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में, हर देशवासियों, मेरे परिवार जनों, यह मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि यह मेरे व्यक्तित्व का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ रखा था, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। यह तुष्टीकरण में भी देश के मूल चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, यह चुनौतियाँ ऐसी चीज़ें पनपी हैं जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उनका शोषण करती हैं। यह ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को या सवाल के निशान में गड़ देती है। हमारे गरीब हों, हमारे दलित हों, हमारे पिछड़े हों, हमारे पसमानदा हों, हमारे आदिवासी भाई बहनों, हमारी माता बहनें हों, हमने सब में उनके हक के लिए तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है, ना मन में गंदगी नहीं पसंद नहीं है। यह सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ भी देना है। हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसा किया है कि आंकड़ा सुनोगे तो लगेगा कि जैसे 10 करोड़ लोग करीब जो गलत फ़ायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया है। तो आप में से कोई कहेगा कि आपने लोगों को अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ लोग कौन लोग थे? ये 10 करोड़ लोग वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी चीज़ें जो चलती थी उनको रोकने का पवित्र काम भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज़्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग ले करके भागे थे। 20 गुना ज़्यादा संपत्ति को जब्त करने और इसलिए लोगों को मेरे प्रति नाराजगी होना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीज़ें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा अदालत में चार्जशीट की है और जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसे पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल देता हूँ पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है? बीमारी, परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, वाई ऑफ द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है। उनकी पॉलिटिक्स पार्टिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यताओं को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद की इस देश में लोकतंत्र की मजबूती की, उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया है। अगर सामाजिक न्याय को तबाही किसी ने किया है तो यह तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इससे हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार ये विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है तो देश 2047 विकसित भारत का सपना साकार करना चाहता है, तो हमारे देश आवश्यक है कि हम किसी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर चलना चाहिए।
हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से ज़िंदगी जी है, हमारी ज़िंदगी आने वाली पीढ़ी को ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करना, ये हमारा गुनाह है। ये हमारा दायित्व है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश है दें, ऐसा संतुलित देश दें, ऐसा सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश दें, ताकि छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संघर्ष ना करना पड़े। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है। ये अमृत काल कर्तव्य काल है। हम कर्तव्य काल से पीछे नहीं हो सकते। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का सपना था, हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में ये परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में आपको वादा किया था कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। 140 करोड़ मेरे परिवारजन आपसे ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल दिया, क्योंकि मेरे परिवार का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया, देश के लिए किया, शान से किया, सिर्फ और सिर्फ नेशनल फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि इस भाव से किया। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवार का वादा मुझे यहाँ ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल हैं। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियों, आपके सामर्थ्य, आपकी संकल्प और उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरव गान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मेरे परिवारजनों, मैं आपसे आप मैं से आता हूँ, मैं आपके बीच से निकलता हूँ, मैं आपके लिए जीता हूँ। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए ही आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूँ तो आपके लिए बहाता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे परिवारजन हैं। आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को दुख नहीं देख नहीं सकता। मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता। मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सेवक बन करके, आपके साथ जुड़ने रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मेरे संकल्प लेकर चला इंसान हूँ। और मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्वज ने आज़ादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ हैं। आज़ादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं। और 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संभल लेकर आया हुआ है। और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृतकाल में आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है। ये अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपके बात कर रहा हूँ, मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूँ, चलता चलाता काल चक्र, अमृतकाल का चभाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति नई, गति सही राय नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजनों, दुनिया के कोने कोने में जा कर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आज़ादी के पर्व की फिर से एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये अमृतकाल हम सब के लिए कर्तव्य काल है। ये अमृतकाल हम सबको माँ भारती के कुछ कर गुजरने का काल है। आज़ादी का जब जंग चल रहा था, 1947 के पहले की जो पीढ़ी ने जन्म लिया था, उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था। वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हमारे नसीब में देश के लिए मरने का मौका नहीं है। लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। हमें पल पल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों को संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा, तब विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। और इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आपको अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया अभिभाषण था, जिसके बारे में हमने एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ा।
और भी इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर UPSC विद दीक्षा मैम पर जाकर उस टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।